हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एसपीसी। इस लेक्चर में हम लोग आज से शुरू करेंगे मोशन चैप्टर क्लास 9th। और हम लोग पढ़ेंगे कहाँ से, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से। और ऐसे ऐसे करके टॉपिक वाइज धीरे धीरे पूरे चैप्टर के लेक्चर्स आपको एक प्लेलिस्ट में लगे हुए मिलेंगे। और लगभग 30 to 35 लेक्चर में हम लोग पूरी 9th की फिजिक्स 30 से 35, या मान लो और क्वेश्चन वगैरह कराते कराते 40 मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं, इतने में हम लोग क्या करेंगे, अपनी पूरी 9th की फिजिक्स खत्म कर देंगे। और उसके बाहर से कुछ नहीं आएगा, माने कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो ऐसा लगे कि नहीं, हाँ ये हमें नहीं आती भाई, ये हमारे सर ने नहीं बताया, ऐसा कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, तो चलो आओ शुरू करते हैं कि क्या खेल है ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। उसके पहले एक दो छोटी छोटी सी बातें हम लोग सुनेंगे, या लिखना चाहे तो लिखेंगे भी कि ये रेस्ट क्या है भाई, व्हाट इज रेस्ट एंड व्हाट इज मोशन। क्या होता है ये रेस्ट और क्या होता है मोशन। अगर इसकी बात करें तो मान लो कि ये पेन है, देख रहे हो टाइम बढ़ रहा है, क्या ये पेन की पोजीशन बदल रही? नहीं, ये जहां है वहीं है, इसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा। इसका मतलब कि ये किस स्टेट में है, रेस्ट में, इसकी पोजीशन क्या है, रेस्ट है। ठीक है, अब अगर मान लो कि टाइम बढ़ रहा है 1 2 3 सेकंड ऐसे, और ये भी क्या होने लगा, खिसकने लगा, चाहे ऐसे चाहे ऐसे चाहे ऐसे चाहे कैसा भी गोल गोल, चाहे जो हो रहा हो, अगर इसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है तो इसको हम लोग कहते हैं स्टेट ऑफ मोशन। और अगर टाइम के साथ रुका हुआ है तो स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, क्लियर मैटर है। तो क्या बोलेंगे, व्हेन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंज with time, then it is known as स्टेट। कौन सी स्टेट? स्टेट ऑफ रेस्ट। स्टेट दो होती हैं, एक मोशन की और एक रेस्ट की। ठीक है, डू नॉट, हाँ ठीक तो है, दिख तो रहा है पूरा। ठीक, अब एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल कुछ भी लिख दो, बुक ऑन द टेबल। एक बात बताओ कि अगर कोई बुक टेबल पर रखी है तो क्या ये अपने आप कहीं चली जाएगी? नहीं चली जाएगी, इसका मतलब ये रेस्ट पे ही रहेगी। ऐसे कोई भी डेली लाइफ के एग्जाम्पल जो तुम्हें दिखाई दे रहे हो तुम यहाँ पे लिख सकते हो। अरे बुक ऑन द टेबल, क्या पेन ऑन द टेबल? कुछ भी हो सकता है। तो सबके सब क्या है, ये रेस्ट के एग्जाम्पल। अब मान लो कि मोशन की बात करें तो डेफिनेशन में केवल क्या चेंज आएगा कि ऑब्जेक्ट में डू नॉट चेंज, तो वहां क्या होगा, चेंजेस विद द टाइम। क्या बोलेंगे, व्हेन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद द टाइम, चेंज हो रही है, चेंजेस विद द टाइम, देन इट इज, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा इशू हो गया था कुछ। तो अब हम लोग बात कर रहे थे, रेस्ट लिख दिया गया था, वीडियो को बैक करके देख लेना। हम लोग लिखने जा रहे हैं क्या, मोशन। मोशन क्या था, व्हेन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट
चेंजेस, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या हो, चेंज हो विद द टाइम, देन इट इज known as state of motion। फिर बात आई कि यार इसका एग्जाम्पल क्या होगा। तो अगर कोई सड़क पे कार चल रही है तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है कार आगे बढ़ती जा रही है, इसका मतलब उसकी पोजीशन पहले यहां थी, अब यहां है, अब यहां है, अब यहां है, आगे बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब कुछ भी एग्जाम्पल दे सकता है कि ए मूविंग कार, या साइकिल, या इसका बाइक, कुछ भी जो मर्जी है। तो ये क्या हो रहा है, पोजीशन लगातार उसकी बदल रही है, तो क्या बन जाएगा, ये मोशन की बात हो गई। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से पहले एक छोटी सी और बात कि ये स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, दो तरीके की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं तीन तरीके की, लेकिन हम लोग अभी नाइन्थ में हैं, छोटे बच्चे हैं, तो बात करेंगे किसकी, दो तरीके की। एक स्केलर क्वांटिटीज, एक वेक्टर क्वांटिटीज। एक और भी होती है, नाम सुन लो नहीं तो कहोगे कि मन में जिज्ञासा जागृत हो गई है, तो सुनो नाम। तीसरी क्या होती है, टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, हमें बात करनी है किसके बारे में, केवल इन दो के बारे में जो स्केलर और वेक्टर है। स्केलर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। ठीक है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है लेकिन साथ में डायरेक्शन भी होती है। ठीक, देखो स्केलर क्वांटिटी कौन होती है, द फिजिकल क्वांटिटीज which have only magnitude, not the direction, are called scalar quantities। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास क्या होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटीज। बात आएगी कुछ एग्जांपल्स अगर लिख दी जाए तो सबसे पहला एग्जांपल अपना कौन है, डिस्टेंस। ठीक है, कैसे डायरेक्शन नहीं है, अभी जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। अभी केवल ये सुनो कि क्या है डिस्टेंस। फिर स्पीड, धीरे धीरे भविष्य में अपने सामने आएंगी बहुत सारी चीजें। वर्क, एनर्जी, ये सब कैसी क्वांटिटीज हैं, स्केलर एंड सो ऑन, खूब सारी होती हैं, सब नहीं लिख सकते यहाँ पे। फिर बात आती है किसकी, वेक्टर क्वांटिटीज की। तो अगले पेज पे आ जाते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज कौन होती है, वेक्टर क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटीज, द फिजिकल quantities which have magnitude as well as direction are known as or called vector quantities। क्या कहलाती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो बात आई कि यार एग्जांपल बता दो, तो एग्जांपल देखो, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, अच्छा एक बात बताओ,
तुमसे हमने कहा कि इस पेन को उस तरफ खिसकाना है, तो फोर्स कैसे लगाओगे, इधर से लगाओगे, नहीं लगाओगे, माने तो पता है ना कि इसका डायरेक्शन ऐसे ही होगा। तो फोर्स, फोर्स के पहले डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट के बाद हमेशा एग्जांपल अगला याद रखना चाहिए वेलोसिटी, क्योंकि डिस्टेंस के बाद क्या लिखा है, स्पीड। स्पीड और वेलोसिटी भाई भाई टाइप की चीज है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भाई बहन टाइप, मतलब वही बहन बहन टाइप की चीज है। ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, लीनियर मोमेंटम, ये सब आगे आएंगी चीजें हम लोगों के अगले चैप्टर में। तो वहां पे हम लोग देखते रहेंगे कि ये सब क्या चक्कर है, माजरा क्या है। लीनियर मोमेंटम ईटीसी बहुत सारी है, हमें क्या पता कि कौन कौन है ना। यहाँ पे और भी लिख सकते हो, वॉल्यूम, एरिया, ये सब कैसी क्वांटिटी है, ये सब स्केलर क्वांटिटी है। ठीक। चलो, तो ये हो गई स्केलर और वेक्टर की बात। स्केलर क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। अब शुरू करते हैं हम लोग अपनी मेन बात कि व्हाट इज डिस्टेंस। ये डिस्टेंस क्या है भाई, डिस्टेंस की कहानी क्या है, और डिस्प्लेसमेंट की कहानी क्या है। डिस्प्लेसमेंट अभी हाल तुरंत समझ में आएगा कि ये स्केलर वेक्टर में डायरेक्शन का क्या सिस्टम है। देखो, मान लो कि तुमसे कोई कहे कि भाई साहब आपको यहां से यहां तक जाना है, इस पॉइंट से उस पॉइंट तक जाना है, पॉइंट को थोड़ा और बड़ा कर लो ऐसे, और तुमसे कहे कि आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं। एक है कि आप ऐसे ऐसे लहराते हुए ऐसे चले गए, एक है कि आप ऐसे गए ऐसे, एक है कि आप ऐसे गए ऐसे लहरा के इधर से उधर आ गए, एक है कि आप सीधे सीधे चले गए। तो बताओ कि तुम कौन से रास्ते को प्रेफर करोगे। ऑब्वियसली, क्या तुम इस पे जाओगे, नहीं। क्या तुम इस पे जाके ऐसे ऐसे जाओगे, नहीं। क्या तुम नीचे जाके फिर ऐसे ऊपर आओगे, नहीं। तुम हमेशा प्रेफर करने की कोशिश करोगे इसको, अगर वो तुमसे कहेगा कि सबसे कम टाइम में पहुंच जाओ शॉर्टेस्ट रूट पे। ठीक। तो सबसे कम टाइम में पहुंचने के लिए तुम्हें पता है ना, माने तुम्हें सब कोई सबसे कम चलना पड़े, इसके लिए तुम क्या करोगे, एकदम सीधे चलोगे। कैसे एकदम सीधे, क्या बोल रहे हो तुम, कोई डायरेक्शन ऐसे फॉलो कर रहे हो, एकदम सीधे जाना, एकदम ऐसे जाना। मान लो हम कहीं कमरे के एक कोने से दूसरे कोने में, आमने सामने के कोने, अगल बगल के नहीं, आमने सामने के। ठीक। कोई रूम है, रूम के इस कोने से कहें इस कोने पे जाओ, सबसे कम चलना पड़े तुम्हें, तो ऑब्वियस है ऐसे जाओगे। माने तुमने बोला कि ऐसे तिरछे जाना, सीधे से, अगर ऐसे गए तो पहुंचोगे वहीं, लेकिन समय ज्यादा लगेगा, चलना ज्यादा पड़ेगा। तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसके लिए तुम देखो डायरेक्शन शो कर रहे हो कि डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। तो इसका मतलब इसमें चलना तो है लेकिन डायरेक्शन भी है। ठीक। तो ये बनेगा डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर मान लो कि रास्ता ही बहुत अजीबोगरीब होता, चौतरफा खाई है, कोई रास्ता नहीं है, जैसे पहाड़ों पे अपने यहाँ होता है ना। पहाड़ों में हम लोग देखते हैं, पता चला कि रास्ता सीधे सीधे दिख रहा है यहाँ से, लेकिन जाना कैसे पड़ रहा है, ऐसे गोल 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 घूमते हुए। तो ये जो एक्चुअल में पाथ चलना पड़ा, ये जो एक्चुअल पाथ लेंथ है, ये क्या है, डिस्टेंस। लेकिन डिस्टेंस में देखो बार बार घूमना पड़ रहा है, ऐसे गए इधर मुंह था, ऐसे घूम गए इधर मुंह हो गया, फिर ऐसे चलेगा उधर मुंह हो गया, फिर ऐसे एक बार यहां से ऐसे जा रहा है इधर मुंह करके, फिर ऐसे ऐसे आ रहा है, माने डायरेक्शन देखो लगातार डायरेक्शन क्या हो रही, चेंज हो रही। तो इसको डायरेक्शन होना नहीं कहते। तो ये क्या बनेगी हमारी, डिस्टेंस। और जिसमें डायरेक्शन यूज हो गई वो क्या बनेगी, डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग आए और हम लोगों ने कहा कि द एक्चुअल पाथ लेंथ covered by an object is known, या बिटवीन टू पॉइंट्स भी लिख देते हैं, बिटवीन टू पॉइंट्स is known as distance। ये क्या कहलाती है, डिस्टेंस कहलाती है। देखो इन सब चीजों को अच्छे से इसलिए पढ़ना है क्योंकि 11th में तुम्हारा दोबारा से सामना होगा इससे।
ठीक है। और 11th का मास्टर ये सब बातें तुमको गहराई में जाके नहीं बताएगा, सीधे बताया कहानी कि बेटा देखो ये तो तुम्हें पता है, आगे बढ़ जाएगा। ठीक, और उसे यही करना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम्हें 9th क्लास इसीलिए पढ़ाई जा रही कि तुम 11th पढ़ पाओ। इस बात को समझो, दिमाग में बैठाओ। डिस्प्लेसमेंट क्या होता? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस माने डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ही है, लेकिन कैसी है? शॉर्टेस्ट है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स is known as displacement। ठीक, क्लियर मामला। चलो अब आ जाओ आगे। अब जरा एक बात बताओ हमको, या यहाँ पे एक दो आते और लिख दो कि इट इज a scalar quantity and it is a vector quantity। ठीक है, चलो अब आओ आगे। अब हमने तुमसे कहा कि भाई साहब, हमने तुमसे कहा कि भैया तुम हो यहां, ठीक है, और हम लोग एक तरफ लिख रहे हैं डिस्टेंस, एक तरफ लिख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, ध्यान से देखो, हम लोग यहां थे। अगर इस स्क्वायर की साइड हमने मान ली कोई x है, क्या है? x मीटर, x मीटर है। हमने कहा कि तुम पॉइंट ए से बी पे पहुंच गए। कहां पहुंच गए? पॉइंट ए से बी पे पहुंच गए। तो अभी हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि ए से कहाँ जा रहे हैं? बी पे। या पहले ए पे लिख देते हैं। पहले कहा हूं ए पे, यहाँ पे हम लिख रहे हैं डिस्टेंस, यहाँ पे लिख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, और अभी तुम हो पॉइंट ए पे। तो ए पॉइंट पे दोनों क्या है? जीरो। ठीक, ना कोई डिस्टेंस ना कोई डिस्प्लेसमेंट। क्यों? क्योंकि तुमने अभी चलना शुरू ही नहीं किया है। अब हमने कहा कि तुम ए से आ गए बेटा बी पे। ए से कहाँ आ गए? बी पे आ गए। ए से बी पे, तो तुम कितना चल लिए? तुम चले x, डिस्टेंस भी x चले, डिस्प्लेसमेंट भी x चले। ठीक है, अब तुम b से आ गए c पे। b से पहुंच गए कहां पे? c पे, या इसको केवल लिख देते हैं b। तो अब कहां है? पॉइंट b पे। अब आ गया पॉइंट c पे। एक बात बताओ, जब c पे पहुंचा तो पहले x चल चुका था, अब x और चला, तो x और x कितना हो गया? 2x। x और x 2x। लेकिन अब डिस्प्लेसमेंट की कहानी बदल गई। क्यों? क्योंकि पॉइंट ए से कहां पहुंच चुका है? पॉइंट सी पे। और पॉइंट सी पे तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। देखो ये है, ये वाला जो डिस्टेंस है वो कैसा डिस्टेंस है? शॉर्टेस्ट। तो किसी स्क्वायर का ये जो कॉर्नर कॉर्नर पॉइंट होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? इनको जोड़ने वाली लाइन को बोलते हैं डायगोनल। और स्क्वायर का डायगोनल बेटा क्या होता है? एक्स अंडर रूट टू। स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है? एक्स अंडर रूट टू। तो तुमने इसको क्या बोला कि ये क्या हो गया? एक्स अंडर रूट टू। ठीक, ये कैसे आया? पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? देखो जल्दी से। पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी क्या है? एक्स है। बी सी कौन है? एक्स है। दोनों का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। और ये कौन था? ए सी का स्क्वायर। स्क्वायर का अंडर रूट उधर डाला तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2x। और ये कौन हो जाएगा? ए सी। ठीक है, ये बताना नहीं चाहिए था, फिर भी बता दिया, जिससे मान लो कि किसी को मन में कोई कंफ्यूजन आ रही होगी तो इसको मेंशन कर लेगा। अब मान लिया कि वो कहाँ आ गया? पॉइंट डी पे। कहाँ आ गया? पॉइंट डी पे। तो x चल चुका था, x चल चुका था, x और चला तो कितना हो गया डिस्टेंस? 3x। डिस्टेंस कितना हो गया? अब 3x। अब देखो आगे,
अब ये आ गया डी पे, तो ए से डी की दूरी, ए से डी की डायरेक्ट दूरी कितनी है, एक्स, माने डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एक्स होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एक्स। और अब डी से वापस आ गया ए पे, वापस कहाँ आ गया, ए पे, वापस आ गया ए पे, तो एक्स और चला, 3x चल चुका था, एक्स और चला तो कितना हो गया, 4x। लेकिन ए पे वापस आ गया, तो कोई ए पे था और फिर से ए पे है, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या है, ए ही तो है। इनिशियल फाइनल पॉइंट अगर ए है तो इसका मतलब कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई, जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो। ठीक। तो इस कहानी से हमें कोई शिक्षा मिली, ध्यान से देखो इस कहानी से क्या शिक्षा मिली, कि ये पहले जीरो था, फिर x हुआ, फिर 2x हुआ, फिर 3x हुआ, फिर 4x हुआ, ये लगातार क्या हो रहा, बढ़ रहा ना। लेकिन डिस्प्लेसमेंट देखो, पहले जीरो थी, बहुत बढ़िया, फिर x हुई, अच्छा, फिर x अंडर रूट टू हुई, थोड़ी और ज्यादा हो गई, अंडर रूट टू की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.414। ठीक। तो मान लो कि अगर ये पहले वन था और ये भी x की वैल्यू वन है, तो 1 इंटू 1.4 1.414 हो जाएगा ना, माने इससे बड़ा है ये। और अब x माने वापस से कम हो गई, फिर जीरो और कम हो गई, माने कि डिस्प्लेसमेंट बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, माने बढ़ता भी है घटता भी है, लेकिन डिस्टेंस केवल बढ़ती है, डिस्टेंस केवल बढ़ती चली जाती है। ठीक है, बात समझ गए। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये कैसे चल रहा था, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे, आ गया वापस से घूम घाम के ना। लेकिन इस पॉइंट पे जब देखा तो डायरेक्शन इधर, इधर डायरेक्शन इधर, पर्टिकुलर एक एक पॉइंट के पीछे देखो डायरेक्शन है, लेकिन यहाँ से यहाँ गया तो मुड़ना पड़ा ना, डायरेक्शन क्या हो गई, बदल गई। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो क्या होता रहता है, चेंज। अगर डायरेक्शन बदलेगी तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा, चेंज, क्योंकि जो भी फिजिकल क्वांटिटी होती है वो डायरेक्शन बदलने पे चेंज हो जाती है। ठीक। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, जो वेक्टर होती है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, जो वेक्टर होती है, उनका डायरेक्शन अगर बदला तो उनका मैग्नीट्यूड भी बदल सकता है। ठीक है। कभी कभी मैग्नीट्यूड नहीं भी बदलता है, ये हम लोग जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इस चैप्टर के सबसे लास्ट वाली हेडिंग पे आएंगे तो देखेंगे कि डायरेक्शन तो बदलेगा लेकिन वेलोसिटी नहीं बदलेगी, माने वेलोसिटी लगभग, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो उतना ही रहेगा, लेकिन डायरेक्शन बदलती रहेगी। ठीक है। तो ये एक स्क्वायर को कंसीडर किया था हमने। अब मान लो कि हम ले लें एक सर्कल, चलो भैया सर्कल आ जाओ, कहाँ हो चचा, ये सर्कल आ गया, ओए कितने बड़े क्यों हो गए, ये आ गया, ये है इसका सेंटर और ये इसका डायमीटर, इसकी रेडियस हमने मान ली आर, तो ये भी आर। पॉइंट ए पे कोई बैठा है और ये सामने पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, बोलो। अब हमने कहा तुमसे कि ऑब्जेक्ट है पॉइंट ए पे, फिर बी पे गया, फिर सी पे गया, फिर डी पे गया, तुमसे कह रहा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की कहानी हमें समझाओ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो पॉइंट ए से कहां गया, बी पे। अगर इसका सरकमफरेंस की बात करें तो सरकमफरेंस कितनी होती, सरकमफरेंस सर्कल की बेटा कितनी होती, 2 पाई आर। सरकमफरेंस सर्कल कितनी होती, 2 पाई आर। तो अगर ए से बी पे पहुंच गया, माने यहां आया, और ये कितने का एंगल हम बना देते हैं, 90 का, माने एक क्वाड्रेंट है, ये 1/4 पार्ट है, ऐसे ही नीचे भी। ठीक है। तो अगर ये 2 पाई आर पूरा है ऐसे, तो इसका मतलब कि 1/4 कितना होगा, 2 पाई आर। इस काम करते हैं, 2 पाई आर को कुछ मान लेते हैं, 2 पाई आर को हमने एक्स मान लिया, तो ये कितना हो जाएगा, x/4। ठीक। लेकिन ये ऑब्जेक्ट यहां से कहां आ गया, यहां। तो अब बात आई कि ये डिस्टेंस कितना है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो ये है। अब माजरा हो गया, क्योंकि ये क्या है, आर है, ये भी आर है, तो पाइथागोरस लगाओगे, ये कितना आएगा, r√2। क्या आएगा, r√2। अब उसने कहा कि देखो ए पे लिख दिया हमने ये सब, ये बी की कहानी है, ए पे बेटा सब जीरो है, ठीक। ये किसकी कहानी है, बी की। अब मान लो सी पे आ गया, कहाँ आ गया, सी पे। चल कैसे रहा, ऐसे इसके ऊपर चल रहा है, ठीक है,
सी पे आ गया तो अब ये कितना हो जाएगा 2 पाई r/2 माने कि x/2। और अगर ये आ गया यहां, ऐसे नहीं देखो, अगर ये आ गया यहां माने कि इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अब ये हो गई, कौन सी हो गई, ये वाली। तो ये कितनी है, r और r 2r, r और r कितनी हो गई 2r। फिर अगर मान लो d पे आ गया यहां, तो और चला कितना x/4, तो अब कितना हो जाएगा 3x/4 चल गया, कितना चल गया 3x/4। और अब यहां पहुंच गया माने कि अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी है, ये वाली। तो ये फिर से रेडियस ये वाली भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो ये कितना होगा r√2। और वापस से a पे अगर आ गया तो डिस्टेंस अब कितनी हो जाएगी, और बढ़ गई, कितनी हो गई x, और x कितना था 2 पाई r। और वापस पॉइंट a पे पहुंच गया तो ये कितना हो गया 0। और यहाँ पे a का पहले से भी क्या था, दोनों 0 और 0। ठीक है, तो डिस्टेंस देखो लगातार 0, x/4, x/2, 3x/4, 2 और ये x माने लगातार क्या हो रही, बढ़ती जा रही। लेकिन देखो ये 0 था, r√2 बढ़ा, 2r और बढ़ गया, दुगना हो गया, फिर r√2 कम हो गया, फिर 0 एकदम कम हो गया। माने कि तुमसे कोई कहे कि सर्कल के एक पॉइंट से चले सरकमफेरेंस के, फिर वहीं आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0, लेकिन डिस्टेंस कितनी होगी 2 पाई r। ठीक है, क्लियर मैटर, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, चलो मान लो तुमसे कोई क्वेश्चन कहे कि कोई जॉगर है, जॉगर मतलब जो दौड़ने जाते हैं, सुबह सुबह जॉगिंग करने गए हैं, एक रेक्टेंगुलर पार्क में, एक रेक्टेंगुलर पार्क है, उस रेक्टेंगुलर पार्क का जो ब्रेड्थ है वो दिया है कितना, 50 मीटर है, और जो चौड़ाई है वो 25 मीटर है। ठीक है, लेंथ इतनी, ब्रेड्थ इतनी, इसको लेंथ मान लो, इसको ब्रेड्थ मान लो। उसने कहा कि ABCD, अगर जॉगर ने पार्क के, कौन से पार्क के, इस पार्क के चक्कर लगा दिए, जॉगर दौड़ रहा है इस पे भाई साहब, ठीक है, कहां से दौड़ा दें, यहां से देखो, ये खड़ा जॉगर भाई अपना, ये दौड़ रहा कैसे, ऐसे चक्कर लगा रहा है इसमें। और उसने कहा कि इसने पार्क के अगर लगा दिए 10 राउंड्स, कितने राउंड्स, 10 राउंड्स, तो डिस्टेंस कितनी चला और डिस्प्लेसमेंट कितना है ये पूछा। तो डिस्टेंस कितनी चलेगा, एक बार जब चलेगा ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए, माने कि ये पेरीमीटर है किसका, रेक्टेंगल का, पेरीमीटर है किसका, रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है भाई साहब, 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। और चक्कर मार कितने रहा, ये तो एक चक्कर में है ना, कितने चक्कर मारा 10, तो इसमें 10 से क्या होगा मल्टीप्लाई। तो 10 2 = 20, लेंथ कितनी है 50, ब्रेड्थ कितनी है 25, 50 25 75 दूनी 150, तो 1500 मीटर का क्या मारेगा, चक्कर मारेगा। ठीक है, 75 आया है, 75 दूनी 150 है, 0 1500। और डिस्प्लेसमेंट भाई साहब सुनो, बोला एक राउंड मार दिया, माने जहां से चला था वहीं आ गया, एक राउंड का मतलब जहां से चला वहीं आया, तो 10 राउंड में भी जहां से चला वहीं आया, तो डिस्प्लेसमेंट 0। बात समझ में आई। इसका मतलब कि यार बड़ी समस्या सी बात है इस क्वेश्चन में, देखो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों 0 एक साथ हो सकते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट बाद में घट सकता है, लेकिन डिस्टेंस नहीं घटेगी। इससे कहानी से हमें शिक्षा मिली कि जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस के बराबर होती है। माने डिस्टेंस बड़ी हो सकती है लेकिन डिस्प्लेसमेंट बड़ा नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट क्या क्या हो सकता है इसको लिखेंगे, 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव का मतलब होता है डायरेक्शन से, कि देखो जब ये बात आई कि अब उल्टा चलने लगा ना, कम होने लगी, तो इसको आप माइनस में भी बोल सकते थे। तो डिस्प्लेसमेंट कैसी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन डिस्टेंस 0 हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकती, माने कभी घटेगी नहीं। 0 हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है,
और डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अगर मान लो तुमसे कोई कहे कि डिफरेंस लिखो बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो क्या करोगे तुम? सिंपल सा सबसे पहले दोनों का डेफिनेशन लिखोगे। मान लो तुमने लिखा कि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स, डिस्टेंस द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो पॉजिटिव और नेगेटिव, डिस्टेंस can be only zero and positive, it has no negative values. Displacement is a vector quantity, distance is a scalar quantity. ठीक है, ये क्या है डिफरेंस? सेम क्या होता, दोनों का यूनिट क्या है, मीटर। दोनों का यूनिट जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर होता है। ठीक, तो ये तुमसे अब कोई भी क्वेश्चन में पूछेगा कि भाई साहब बताओ कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितनी है, तो तुम सब बता लोगे। अब कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे सामने रख दिया जाए आराम से निकाल लोगे। ठीक है, फिर इसके बाद एक छोटी सी चीज और देखो, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगले पेज पे देखते हैं। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है ऐसा मोशन, मान लो कि ये पेन एक सेकंड में यहां आया, फिर एक सेकंड में यहां आया, फिर एक सेकंड में यहां आया, फिर एक सेकंड में यहां आया। माने हमको लगा कि यार जितना ये एक सेकंड में चला था पहले, उतना ही अगले सेकंड में भी चला, उतना ही अगले सेकंड में भी चला। लेकिन मान लो ऐसा है कि एक सेकंड में इतना चला, अगले सेकंड में इतना चल गया। तो एक सेकंड में केवल इतना माने इतना सा, अगले सेकंड में यहां से यहां तक माने इतना। तो ये जो गैप से चेंज हो गए। तो अगर इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस कोई ऑब्जेक्ट चलेगा तो उसका मोशन यूनिफॉर्म कहलाएगा। ठीक है, क्या बोलेंगे, इफ एन ऑब्जेक्ट covers equal distances in equal time intervals, then its motion is यूनिफॉर्म। मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म है। ठीक है, माने सेम टाइम इंटरवल में अगर पहली कार ने एक घंटे में 50, एक कार ने, पहली नहीं, एक कार ने पहले घंटे में अगर 50 किलोमीटर चला, तो अगले घंटे में भी 50 किलोमीटर चले, अगले घंटे में भी 50 किलोमीटर चले। ठीक, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या कह रहा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कह रहा कि इफ एन ऑब्जेक्ट covers unequal distances in equal time interval, equal time intervals, then its motion is नॉन यूनिफॉर्म। मोशन कैसा उसका, नॉन यूनिफॉर्म हो गया। माने कि तुमसे कहा कि तुम गाड़ी चला रहे हो, तुमने पहले एक घंटे में 50 किलोमीटर चला, लेकिन अगले एक घंटे में तुम धीरे धीरे चलने लगे, 30 किलोमीटर चल पाए। अगले एक घंटे में तुम बहुत तेज चलने लगे, 80 किलोमीटर चल दिए। तो ये जो मोशन है ये कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। लेकिन अगर तुम एक घंटे में 20 किलोमीटर चले, अगले घंटे में 20 किलोमीटर चले, अगले घंटे में 20 चले, अगले घंटे में 20 चले, तुम ऐसे चल रहे हो, तो ये मोशन क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, तो ये कहानी जो है यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड सारी हो गई। शुरुआत में रेस्ट, मोशन और स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज एक्स्ट्रा बताना था इसमें, और इसके बाद डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का अब जो कहानी तुम्हारे सामने आई तुम सब पीट डालोगे। ठीक है, कुछ भी तुम्हारे सामने अब बचेगा नहीं। कोई भी क्वेश्चन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड आएगा, तुम सारे के सारे अच्छे से आराम से लगा लोगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे कि स्पीड क्या होती, वेलोसिटी क्या होता, एक्सेलरेशन क्या होता। ठीक है, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते हुए पढ़ेंगे, डेली रिवाइज जरूर करेंगे। ठीक है, डेली हम लोग क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। रात में सोने से पहले एक बार रिवीजन बहुत जरूरी है, और पॉसिबल हो पाए तो एक बार उठने के बाद कॉपी फटाफट पलट लो कि हाँ हाँ ये हमने देखा था। ठीक है,
रिवीजन बहुत जरूरी भाई साहब, इतना जान लो, ठीक है। चलो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।